हेलो दोस्तों, स्ट्रक्चर क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। गाइस, अपन चर्चा कर रहे थे बजट के बारे में। ये बजट का अपना सेकंड लेक्चर है। इसमें चर्चा करेंगे कि बजट कितने प्रकार का होता है, बजट में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं, इनके बारे में यहाँ पर चर्चा की जाएगी। तो गाइस, बजट होता है वो दो प्रकार का होता है। एक तो होता है संतुलित बजट, राइट। एक होता है असंतुलित बजट। असंतुलित बजट को भी अपन दो भागों में बांट सकते हैं, जिसमें एक बचत का बजट होता है और एक घाटे का बजट होता है। ठीक है। संतुलित बजट में क्या होता है कि सरकार जितना खर्चा करती है उतनी ही आय भी प्राप्त करती है। मतलब मान लो सरकार ने 100 रुपए का खर्चा किया, तो सरकार की आय है वो भी 100 रुपए ही होगी। इसे कहा जाता है संतुलित बजट। अगर इसे ज्यादा खर्च करने की जरूरत पड़ती है तो बजट को संतुलित रखने के लिए करों के माध्यम से राशि प्राप्त करना पड़ेगा, राइट। गाइस, जब कर से राशि प्राप्त करने की आवश्यकता अधिक हो जाती है तो इसे बजट अधिशेष कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि जब टैक्स लगाकर सरकार राशि है वो अधिक प्राप्त कर लेती है, मतलब 100 रुपए सरकार ने खर्च किए और उन्होंने 120 रुपए प्राप्त कर लिए, तो ये बजट हो गया अधिशेष का बजट। ठीक है। घाटे का बजट होता है जब सरकार की प्राप्तियां कम होती है और व्यय ज्यादा होता है। मतलब सरकार ने 100 रुपए खर्च किए और सरकार की प्राप्ति हुई, सरकार को 80 रुपए ही मिले, तो इसे घाटे का बजट कहते हैं। ठीक है। तो अधिशेष का बजट और घाटे का बजट है, ये दोनों असंतुलित बजट होते हैं। सरकार का टारगेट होता है कि अपना बजट है उसे संतुलित बनाए रखना महत्वपूर्ण इनका टारगेट होता है, राइट। दोस्तों, बजट है, इसके कुछ अन्य प्रकार भी होते हैं। एक होता है आम बजट, एक होता है अंतरिम बजट, एक होता है पूरक बजट। दोस्तों, आम बजट है वो पूरे साल के लिए होता है। मतलब जैसे 2025 है, 2025 के लिए जो भी बजट जारी किया गया 2025-26 के लिए, ये एक तरीके का आम बजट है जो कि हर साल नियमित रूप से जारी किया जा सकता है। इसमें सरकार बड़े बड़े फैसले लेती है, जैसे कि देश में सोलर प्लांट लगाना, कुछ रेलवे सड़क आदि पर खर्च करना। वहीं एक होता है अंतरिम बजट। अंतरिम बजट में क्या होता है कि सरकार कुछ महीने के लिए इसे जारी करती है। एक्चुअली होता क्या है कि जब से इसे सरकार बदलने वाली है, जैसे हाल ही में चुनाव हुए थे जिसमें पीएम अपने प्रधानमंत्री चुनकर आए, तो इससे पहले जो भी बजट जारी किया जाता है, मान लो सरकार के 6 महीने ही बच गए, फिर इलेक्शन होने वाले हैं, सरकार का कार्यकाल पूरा होने वाला है, तो जो टाइम बचता है, 6 महीने का जो पीरियड बचा है, उसके लिए जो बजट जारी किया जाता है उसे अंतरिम बजट कहते हैं, अंतरिम बजट कहते हैं। इसमें सरकार है वो बड़े बड़े फैसले लेने से बचती है। फिर होता है एक पूरक बजट। दोस्तों, ये बचे हुए वक्त के लिए जारी किया जाता है पूरक पूरक बजट। अतिरिक्त पैसे की जरूरत होने पर इसे जारी किया जाता है। मान लो सरकार को रेलवे के लिए कुछ पैसे की नीड पड़ गई, अतिरिक्त पैसे सरकार को चाहिए, तो इसके लिए जो बजट जारी किया जाता है, मान लो कि 2025-26 के लिए सरकार आम बजट पेश करती है और सरकार के पास पैसे की कमी हो गई, 2 महीने के लिए कमी पड़ गई 2026 तक, मतलब नेक्स्ट बजट जारी होने तक, तो सरकार इन पैसों की पूर्ति के लिए जो बजट जारी करेगी उसे पूरक बजट कहते हैं। इसमें सरकार सिर्फ जरूरी फैसले ही लेती है, राइट। दोस्तों, एक बजट होता है लैंगिक बजट। लैंगिक बजट में क्या होता है कि इस बजट में सरकार है वो महिला और शिशु कल्याण है उसको ध्यान में रखकर बजट जारी करता है, जिसे लैंगिक बजट कहा जाता है। दोस्तों, यह बजट महिला विकास और सशक्तिकरण की जो योजनाएं हैं उनमें उन उन योजनाओं को बढ़ावा देने के लिए, उनको राशि प्रोवाइड करवाने के लिए यह बजट जारी करती है, ताकि महिलाओं और जो बच्चे हैं उनका कल्याण हो सके। ठीक है। फिर गाइस, सरकारी बजट की बात करें तो बजट है वो दो कैटेगरी में जारी होता है, एक तो राजस्व बजट में, एक पूंजीगत बजट में, राइट। राजस्व बजट में क्या क्या होता है? रेवेन्यू बजट में राजस्व प्राप्तियां और राजस्व व्यय होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। वही कैपिटल बजट में कैपिटल प्राप्तियां और कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, पूंजीगत व्यय इसमें होता है। ठीक है। राजस्व बजट है वो दो भागों में बांटा जा सकता है। राजस्व प्राप्तियां मतलब सरकार को कितना रेवेन्यू मिला, और राजस्व है मतलब सरकार ने कितना खर्च किया। ये पूंजीगत बजट में सरकार ने कितना पूंजीगत कैपिटल है वो प्राप्त किया और कितना खर्च किया, राइट। राजस्व प्राप्तियों को वापस आप दो भागों में बांट सकते हैं। ये तो गैर कर राजस्व, सरकार कर के माध्यम से जो राजस्व प्राप्त करती है उसे कर राजस्व कहते हैं। वही गैर कर राजस्व, सरकार बिना कर लगाए जो भी राशि प्राप्त करती है वो गैर कर राजस्व में आती है। वही व्यय है राजस्व है, व्यय भी दो प्रकार का होता है।
एक तो सरकार का इसमें योजनागत व्यय होता है, मतलब सरकार योजना बनाकर जो खर्चा करती है वो योजनागत व्यय आता है। वहीं गैर योजनागत व्यय होता है एक, जिसमें सरकार योजनाएं ना बनाकर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करती है। फिर आती है पूंजीगत प्राप्तियां और पूंजीगत व्यय। पूंजीगत व्यय को भी आप दो भागों में बांट सकते हैं, एक तो पूंजीगत योजनागत पूंजीगत व्यय और एक गैर योजनागत पूंजीगत व्यय, राइट। अब यहाँ पे जो टर्म्स दे रखे हैं, जो शब्द दे रखे हैं, इनके बारे में अपन चर्चा करेंगे, इनको विस्तार से समझेंगे कि किसका मतलब क्या है, राइट। तो सबसे पहले चर्चा करेंगे प्राप्तियों के बारे में। सरकार की राजस्व प्राप्तियां, कर राजस्व प्राप्तियों के बारे में। तो गाइस, सरकार है जो टैक्स के थ्रू रेवेन्यू है सरकार का राजस्व, जो कि कर के तहत लिया जाता है, टैक्स के तहत सरकार की प्राप्ति होती है। ये दो प्रकार की होती है, एक तो प्रत्यक्ष कर से, एक अप्रत्यक्ष कर से। ठीक है, सरकार को दो तरह से रेवेन्यू प्राप्त होता है, एक तो प्रत्यक्ष से, एक डायरेक्ट, एक इनडायरेक्ट से। ठीक है, प्रत्यक्ष कर में व्यक्ति आय कर होता है और फर्मों के लिए निगम कर होता है। मतलब जो इनकम टैक्स होता है और जो कॉरपोरेट टैक्स होता है, ये प्रत्यक्ष कर के तहत आते हैं, सरकार इसके तहत रेवेन्यू प्राप्त करती है। फिर होता है एक इनडायरेक्ट टैक्स, इसमें उत्पादन कर होता है, जिसमें देश में उत्पादित वस्तुओं पर जो टैक्स लगाया जाता है सरकार के द्वारा, वो होता है। इसके अलावा सीमा शुल्क होता है। सीमा शुल्क में जो आयात निर्यात जो वस्तुएं की जाती है उन पर जो टैक्स लगता है, कर लगता है, वो सीमा शुल्क होता है। इसके अलावा सर्विस टैक्स, संपत्ति टैक्स और उपहार टैक्स आदि पर जो टैक्स लगता है वो इनडायरेक्ट टैक्स होता है, जिसके तहत सरकार को रेवेन्यू प्राप्त होता है। ठीक है, ये है कर राजस्व प्राप्तियां सरकार की। पूछ ली जाती है एग्जाम में कि सरकार की कर राजस्व प्राप्तियों के एग्जाम्पल कौन कौन से? उत्पाद कर, सीमा शुल्क कर, सेवा कर, संपत्ति कर, उपहार कर, आयकर और निगम कर। इनमें यह भी पूछा जाता है कि सरकार की जो राजस्व प्राप्तियां हैं उनमें प्रत्यक्ष कर से कौन सी प्राप्तियां होती हैं? तो वो आयकर जो इनकम टैक्स होता है वो हो गया और कॉरपोरेट टैक्स हो गया। ठीक है, इसके अलावा सरकार की गैर राजस्व प्राप्तियां, गैर राजस्व प्राप्तियों में सरकार को, जैसे इंडिया को है, वो विदेशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, जैसे कि विदेश कोई हो गया, जैसे यूएसए हो गया। इसके अलावा कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे डब्ल्यूटीओ हो गया। डब्ल्यूटीओ आदि संस्थाओं से सरकार को जो नगद सहायता मिलती है, ग्रांट मिलती है, वो गैर कर राजस्व प्राप्तियों में होती है। इसके अलावा सरकार के निवेश से प्राप्त लाभांश और जो लाभ होता है वो इसमें इंक्लूड होता है। सरकार द्वारा प्रदान की गई सेवाओं से जो प्राप्त शुल्क होता है वो इसमें आता है। साथ ही इंटरेस्ट रिसिप्ट है वो भी इसमें इंक्लूड होती है। पूछ ली जाती है ये एग्जाम में कि गैर कर राजस्व प्राप्तियों में क्या क्या होता है। तो इसमें ग्रांट होती है, सरकार का लाभांश होता है, सरकार द्वारा जो सेवाएं दी जाती हैं उसे प्राप्त शुल्क होता है और इंटरेस्ट रिसिप्ट इसमें शामिल होती है, राइट। अब देखते हैं सरकार की पूंजीगत प्राप्तियां। सरकार को पूंजीगत प्राप्तियां कहां से होती है? कैपिटल। तो गाइस, सरकार को ऋण के रूप में जो धन राशि मिलती है संपत्ति को बेचने पर, वो कैपिटल प्राप्तियों में होती है, राइट। मान लो सरकार ने कहीं से ऋण लिया, कोई संस्था है, मान लो कि नाबार्ड है या कोई बैंक है, इससे सरकार ने ऋण लिया, तो ऋण पर जो राशि सरकार को प्राप्त होती है या सरकार की कोई संपत्ति है, जैसे एलआईसी है, एलआईसी को सरकार बेच देती है किसी प्राइवेट क्षेत्र को, तो जो बेची गई जो संपत्ति है उससे जो राशि मिलती है वो कैपिटल प्राप्तियों में इंक्लूड होती है। ठीक है दोस्तों, जिन संस्थाओं से ऋण लिया जाता है उनकी अदायगी भी करनी होती है, अतः ऋणों से देयता प्राप्त होती है। मतलब सरकार ने ऋण लिया है तो उनको देना तो पड़ेगा, तो ऋण से है वो देयता सरकार की डिसाइड होती है। इसी प्रकार सरकारी संपत्ति की बिक्री करना, जैसे कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम है, शेयर मार्केट हो गया, शेयर हो गया कंपनी के, या सरकार डिसइन्वेस्टमेंट करती है, विनिवेश करती है, वो भी इसी में इंक्लूड है। ठीक है, सरकार की वित्तीय संपत्ति की मात्रा इससे कम हो जाती है। क्या होता है, सरकार मान लो एबीसीडी नामक कोई सरकार की संस्था है, उसे सरकार बेचती है, तो सरकार की जो वित्तीय संपत्ति है वो कम होगी और इससे जो राशि प्राप्त होगी सरकार को इस संपत्ति को बेचने से, वो कैपिटल प्राप्तियों में इंक्लूड होगी। ठीक है दोस्तों, सरकार की ऐसी सभी प्राप्तियां जिनसे देयता पैदा होती है और वित्तीय संपत्तियां कम होती है, उन्हें पूंजीगत प्राप्तियां कहा जाता है। पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि पूंजीगत प्राप्तियां क्या होती हैं। सरकार की ऐसी प्राप्तियां जिनसे सरकार की देयता पैदा होती है, मतलब सरकार को ऋण देना, ऋण जो सरकार ने लिया है वो चुकाना पड़ता है। साथ ही सरकार की वित्तीय संपत्तियां कम हो जाती है, मतलब सरकार अपनी कोई संपत्ति बेच देती है तो उसकी वित्तीय संपत्ति कम हो जाती है, वो पूंजीगत
प्राप्तियों में शामिल होती है। ठीक है। जब सरकार नए ऋण लेती है तो इसका अर्थ होता है कि सरकार ने जो ऋण लिया है उसको लौटाया भी जाएगा। इसी भांति गाइस, जब सरकार किसी अस्थि को बेचती है, मतलब किसी संपत्ति को बेचती है, तो इसका अर्थ होता है कि सरकार का भविष्य में आय है वो कम हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। ठीक है। इस प्रकार ये प्राप्तियां ऋण उत्पादक और गैर ऋण उत्पादक हो सकती है। राइट। तो ये अपने जाना सरकार की पूंजीगत प्राप्तियों के बारे में। अब चर्चा करेंगे सरकार के व्यय के बारे में, सरकार कहाँ खर्च करती है। तो पहला सरकार का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, राजस्व व्यय के बारे में अपन देखते हैं। दोस्तों, राजस्व व्यय है वो सरकार का भौतिक वित्तीय परिसंपत्तियों के सर्जन के अतिरिक्त अन्य उद्देश्यों के लिए जो खर्च किया जाता है वो सरकार का राजस्व व्यय होता है। इसके अतिरिक्त सरकार का भौतिक और वित्तीय परिसंपत्तियों के सर्जन के अलावा, उन्हें स्थापित करने के अलावा जो भी सरकार खर्च करती है वो राजस्व एक्सपेंडिचर में इंक्लूड होता है। राजस्व व्यय का संबंध है वो सरकारी विभागों के सामान्य कार्यों, विविध सेवाओं, सरकार द्वारा जो ऋण लिया जाता है उस पर ब्याज अदायगी, राज्य सरकारों और अन्य दलों को जो अनुदान दिया जाता है वो इसमें शामिल होता है। ध्यान रखना, पूछ लिया जाता है राजस्व व्यय में क्या क्या शामिल होता है। राजस्व एक्सपेंडिचर में क्या होता है, सरकार जो भी कार्य करती है, जो भी सेवाएं प्रोवाइड करवाती हैं वो इसमें शामिल होगा। इसके अलावा सरकार मान लो 10,000 रुपए का ब्याज लेती है, सॉरी 10,000 रुपए का ऋण लेती है। 10,000 रुपए पर सरकार का जो भी ब्याज लगेगा, जो सरकार ब्याज देगी, वो भी राजस्व व्यय में शामिल होता है। इसके अलावा विभिन्न दल हो गए जिनको सरकार पैसा देती है, वो भी राजस्व व्यय में इंक्लूड होगा। राजस्व व्यय है वो दो प्रकार का होता है, एक तो योजनागत व्यय, एक गैर योजनागत व्यय। योजनागत व्यय में क्या होता है कि सरकार पंचवर्षीय योजना बनाती है, उन पर खर्च करती है। मतलब सरकार को भी योजनाएं बनाएगी, जैसे पंचवर्षीय योजना का जो कंसेप्ट है वो तो खत्म हो गया है, लेकिन केंद्रीय क्षेत्र की जो भी योजनाओं पर सरकार खर्च करती है वो योजनागत व्यय में शामिल होता है। इसके अलावा राज्य और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनकी योजनाओं के लिए जो भी केंद्रीय सहायता प्रोवाइड करवाई जाती है वो योजनागत व्यय में शामिल होता है। मान लो कोई ए नाम की योजना है, ठीक है। ये एक योजना होती है केंद्र प्रायोजित योजना, जिसमें 60-40 की भागीदारी है, मतलब 60 रुपए गवर्नमेंट केंद्र सरकार देगी और 40 रुपए है वो राज्य सरकार देगी। तो जो 60 रुपए जो दिए जाते हैं योजना पर खर्च किए जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, वो योजनागत व्यय होता है सरकार का। राइट। आता है सरकार का गैर योजनागत व्यय, मतलब राजस्व व्यय की बात हो रही है यहाँ पर। दोस्तों, सरकार द्वारा प्रदत्त सामान्य सेवाओं जैसे कि पुलिस, डिफेंस, आर्थिक सेवाएं जैसे कि एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज, ट्रेड, परिवहन और सामाजिक सेवाएं जैसे एजुकेशन, मेडिकल, एम्प्लॉयमेंट आदि पर जो व्यय किया जाता है वो गैर योजनागत व्यय होता है। राइट। ऋण पर ब्याज अदायगी, प्रतिरक्षा सेवाएं, उपदान, वेतन, पेंशन, बाजारों पर जो ऋण लिए जाते हैं वो, साथ ही बाह्य ऋण, विविध आरक्षित निधियों पर ब्याज अदायगी, सब्सिडी आदि गैर योजनागत व्यय में शामिल होती है। ध्यान रखना, ये पूछ लिया जाता है राजस्व व्यय में गैर योजनागत व्यय वाले क्षेत्र कौन कौन से हैं जहां पर सरकार खर्च करती है। सामाजिक, आर्थिक और सामान्य सेवाएं, इसके अलावा सब्सिडी, बाह्य ऋण हो गया, वेतन, पेंशन, बाजार ऋण आदि है वो इसमें इंक्लूड होती है। अब अपन चर्चा करेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में, मतलब पूंजीगत व्यय के बारे में। दोस्तों, पूंजीगत व्यय होता है वो सरकार के ऐसे व्यय होते हैं जिसके परिणाम स्वरूप भौतिक और वित्तीय परिसंपत्तियों का सर्जन होता है और वित्तीय दायित्वों की कमी होती है। ठीक है। क्या होता है इसमें, भौतिक और वित्तीय संपत्तियां हैं, परिसंपत्तियां हैं, उनका सर्जन होता है, या फिर जो सरकार की वित्तीय दायित्व हैं उनमें कमी आती है। यह होता है सरकार का पूंजीगत व्यय। पूंजीगत व्यय के अंतर्गत भूमि अधिग्रहण, भवन निर्माण, मशीनरी, उपकरण, शहरों में निवेश करना, केंद्र सरकार के द्वारा राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को दिया गया पैसा, इसके अलावा सार्वजनिक उपक्रम, अन्य पक्षों को प्रदान किए गए ऋण, अग्रिम संबंधी व्यय है वो इसमें शामिल होते हैं। ठीक है। पूछ लिया जाता है कि पूंजीगत व्यय में कौन कौन सी चीजें इंक्लूड होता है। भूमि अधिग्रहण, भवन निर्माण, मशीनरी, शेयर मार्केट है उसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा निवेश किया जाता है वो, साथ ही केंद्र सरकार द्वारा राज्य, यूटी, सार्वजनिक संस्था या अन्य कोई क्षेत्र है जिनको ऋण प्रोवाइड करवाया जाता है वो पूंजीगत व्यय में शामिल होता है। ठीक है।
पूंजीगत व्यय भी गाइस दो प्रकार का होता है। एक तो होता है योजनागत व्यय, एक होता है गैर योजनागत व्यय। योजनागत पूंजीगत व्यय के बारे में बात करें, इसका संबंध है वो राजस्व व्यय के समान ही होता है। इसमें केंद्रीय योजना, राज्य तथा संघ शासित प्रदेशों की जो योजनाएं होती हैं, उनके लिए केंद्र सरकार है वो सहायता प्रोवाइड करवाती है, वो योजनागत व्यय में शामिल होते हैं। मतलब केंद्र और राज्य की जो भी योजनाएं हैं जो आपस में मिलकर चलाती हैं, उन पर खर्च है वो पूंजीगत व्यय में इंक्लूड होता है। इसके अलावा गैर योजनागत पूंजीगत व्यय। दोस्तों, गैर योजनागत पूंजीगत व्यय में क्या होता है, सरकार द्वारा प्रदत्त विविध सामान्य सामाजिक आर्थिक सेवाओं पर जो व्यय किया जाता है, खर्च किया जाता है, वो इसमें शामिल होता है। क्या क्या? सरकार जो विविध सेवाएं होती हैं उन पर खर्च करती है। इसके अलावा सामाजिक आर्थिक सेवाओं पर जो भी खर्च किया जाता है वो गैर योजनागत पूंजीगत व्यय में इंक्लूड होता है। तो ये अपन ने चर्चा की बजट की कुछ महत्वपूर्ण जो टर्म्स होती हैं उनके बारे में, राइट। तो इस वीडियो में इतना ही। अभी बजट के बारे में और भी बहुत सारे फैक्ट बच रहे हैं, जैसे कि सरकार कहाँ पैसा खर्च करती है, सरकार के पास कहाँ से पैसा आता है, राइट। इसके अलावा और भी चीजें हैं जो अपन आगे जानेंगे। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू।